Hi, this is Faiza, and our today's lecture will be on tense. We will start from what is tense and we'll discuss every aspect of tense, and then we will move towards present simple tense. First of all, हम देखेंगे कि tense होता क्या है. Tense shows the time of action in a sentence usually performed by the subject of the sentence. तो क्या हमें पता चला कि टेंस जो है वो हमें किसी भी काम का टाइम बताता है, और वो काम कौन कर रहा होता है, उस सेंटेंस का सब्जेक्ट कर रहा होता है. उस एक्शन को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं. और जो वर्ब होता है वो टाइम के अकॉर्डिंग यानी टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है. वर्ब जो एक्शन होता है वो टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज हो जाता है. यानी एक्शन से ही हमें पता चलता है कि वो किस टाइम पे हुआ है. टेंस बताता है हमें कि जी जो एक्शन है वो किस टाइम पर हुआ है. तो अब हम देखेंगे कि टेंस कितने होते हैं. टेंस जो है हमारे जी, और टेंस या टाइम या ज़माना जिसमें कोई एक्शन जो है टेक प्लेस होता है वो कितनी तरह का होता है, वो होता है जी 3 तरह का. यानी हमारे पास जो बेसिक टेंसेस हैं वो 3 हैं, या तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. प्रेजेंट का मतलब है कि जो अभी इस टाइम हो रहा है, पास्ट जो गुज़र गया है, और फ्यूचर वो जो आने वाला है. तो इन तीनों टाइम्स में हो सकते हैं एक्शंस. उसके बाद आता है जी हम डिस्कस जो इसको करने वाले हैं वो है प्रेजेंट टेंस. अच्छा, टेंस तो हो गया टाइम. टाइम के बाद जिस तरह हम जो शुरू से देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट भी होता है, कंटिन्यूअस भी होता है, परफेक्ट भी होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होता है. तो इनका क्या मतलब है? इनका ये मतलब है कि ये चारों जो हैं एस्पेक्ट्स हैं जो कि तीनों टेंसेस के होते हैं. यानी प्रेजेंट के एस्पेक्ट्स भी होते हैं टेंस के, पास्ट टेंस के एस्पेक्ट्स भी होते हैं, और फ्यूचर टेंस के एस्पेक्ट्स भी होते हैं. अच्छा जी, एस्पेक्ट क्या होता है? एस्पेक्ट हमें बताता है कि जो हमारा एक्शन है वो कितना हुआ है, वो किस तरह से होता है, उसकी स्टेज क्या है, वो कंटिन्यू है, वो हो चुका है, वो होने वाला है. ये सारी चीज़ें हमें एस्पेक्ट बता रहा होता है. तो हम देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस के कितने एस्पेक्ट्स हैं, कौन कौन से हैं. इसमें सबसे पहले आता है प्रेजेंट सिंपल या इनडेफिनिट टेंस. यानी जो इसका प्रेजेंट टेंस का एस्पेक्ट है वो क्या है, सिंपल और इनडेफिनिट. इसमें वो वाले एक्शंस आते हैं जिनका कोई डेफिनेट पता नहीं होता, बस ये होता है कि ये होते हैं ये वाले एक्शंस. उसके बाद आते हैं जी कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव का एस्पेक्ट आता है. तो उसमें वो जो एक्शंस कंटिन्यू होते हैं, जारी होते हैं, अभी हो रहे होते हैं, कंप्लीट नहीं हुए होते. उसके बाद आता है जी परफेक्ट. परफेक्ट में वो वाले एक्शंस आते हैं जो कि कंप्लीट हो चुके हैं, अकर हो चुके हैं. एंड देन आता है जी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इसमें वो एक्शंस होते हैं जो कि जिनका कुछ पोर्शन जो है वो अभी कंटिन्यू होता है, हो रहा होता है, और जो कुछ पोर्शन है वो उनका हो चुका होता है, कंप्लीट हो चुका होता है. तो इसलिए इनको कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस. यानी इनमें परफेक्ट की भी सेंस आ जाती है और कंटिन्यूअस की भी सेंस आ जाती है. तो हमारे पास प्रेजेंट टेंस है जिसमें से प्रेजेंट टेंस के 4 एस्पेक्ट्स हैं, और इनमें से हम जो फर्स्ट वन है प्रेजेंट सिंपल या इनडेफिनिट टेंस, उसको हम इस वक्त जो है वो करने जा रहे हैं. तो प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट सिंपल और इनडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसके लिए हमें पहले ये वाली सिचुएशन जो है इसको ज़रा देखना है. इसमें हमने देखा है कि प्रेजेंट टेंस का यूज़ जो है वो किस तरह से हो रहा है. आई लाइक दिस रेस्टोरेंट. मैं इस रेस्टोरेंट को पसंद करता हूँ. आई यूजुअली विज़िट हेयर. मैं अक्सर यहाँ आता हूँ. इट्स फूड इज़ डिलीशियस. इसका खाना मज़ेदार है. आई इन्जॉय चाइनीज़ फूड. मुझे चाइनीज़ फूड खाना अच्छा लगता है. द स्टाफ ट्रीट्स मी वेल. यहाँ पर जो स्टाफ है वो मेरे साथ बड़ा अच्छा सलूक करता है. आई डू नॉट फेस एनी प्रॉब्लम हियर. और मुझे यहाँ कोई भी मसला नहीं होता. माई सिस्टर enjoys the atmosphere of the restaurant and my mother likes its traditional dishes. जो मेरी बहन है उसे रेस्टोरेंट का जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा लगता है, माहौल अच्छा लगता है, और मेरी मदर को इसके जो रिवायती खाने हैं वो पसंद हैं. तो इस पूरे सिनेरियो में जो लाइक है, विज़िट है, इज़ है, इन्जॉय है, ट्रीट्स है, फेस, इन्जॉय और लाइक जो है वो क्या है, वो प्रेजेंट सिंपल या इनडेफिनिट टेंस है.
है जी प्रेजेंट सिंपल या इनडेफिनिट टेंस एक्चुअल में होता क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है। ये टेंस शोज द रेपिटेटिव सस्टेटिव एंड इटर्नली ट्रू एक्शंस, यानी हमें क्या बताता है, बार बार होने वाले एक्शंस के बारे में, और ऐसे एक्शंस जो कि स्टेट की फॉर्म में होते हैं, यानी ये एग्जिस्ट करते हैं, किसी हालत में होते हैं, और ऐसे एक्शंस जो कि ट्रू होते हैं, हमेशा ही ट्रू होते हैं, वो कभी भी गलत नहीं हो सकते। तो ये सब एक्शंस जो हैं ये किस में आते हैं, प्रेजेंट सिंपल या इनडेफिनिट टेंस में आते हैं। अब हम चलते हैं इसके स्ट्रक्चर पर। यहाँ एक बात थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते चलें, स्टूडेंट्स को कई दफ़ा ये होता है कि ये सिंपल और इनडेफिनिट का क्या इसके अंदर जो है वो रोल है। तो सिंपल वो है जिसमें आपका कोई मेन वर्ब नहीं होता, बल्कि उसमें आप इज़ आर एम जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन वो चूँकि प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो इसलिए वो प्रेजेंट टेंस में आते हैं, लेकिन चूँकि उसके अंदर कोई वर्ब उस तरह से मेन वर्ब नहीं होता तो इसलिए हम इनको सिंपल की कैटेगरी में डील करते हैं, और इसको इनडेफिनिट और सिंपल को मिलाकर हम एक ही जो कैटेगरी है वो बनाते हैं। तो ये है स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले बात करेंगे पॉजिटिव, अफर्मेटिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में, यानी जो कि ना नेगेटिव होते हैं ना ही क्वेश्चंस और इंट्रोगेटिव होते हैं, ये क्या पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम सिंपल वाले का स्ट्रक्चर देखेंगे। सिंपल वाला स्ट्रक्चर देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि इसका जो है सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद या इज़ या आर या एम सब्जेक्ट को देखते हुए आएगा, एंड देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, नीचे हम ज़रा एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स होंगे तो उनके साथ इज़ आएगा, आई के साथ एम आएगा, एंड वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ जो है वो आर आएगा। तो ये हमने देखा स्ट्रक्चर जो है वन इस टेंस का, जिसमें हमने सिंपल, जिसमें मेन वर्ब नहीं है, इसमें हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज़ आर एम, वो किन सब्जेक्ट्स के साथ इज़ लगेगा, किन के साथ एम लगेगा और किन के साथ आर लगेगा। तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हमने मूव करना है स्ट्रक्चर टू पर। स्ट्रक्चर जो टू क्या होता है, जिसमें अब हम इनडेफिनिट वाली कंडीशंस को ज़रा देखेंगे। इसमें दो तरह की ऑप्शंस होती हैं, एक तो ये कि जिसमें सब्जेक्ट आता है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, एंड देन उसके साथ एस या यस लगता है, और उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। और ये फर्स्ट सिचुएशन है जिसमें हमारे पास जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ एस और यस है। तो अगर हम यहाँ देखें कि किन के साथ फर्स्ट फॉर्म और एस और यस लगता है, तो ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स जितने भी होते हैं उनके साथ जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब तो आती ही है, उसके साथ एस या यस का इजाफा होता है। और इसको हम थर्ड पर्सन सिंगुलर भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर ये वाले प्रोनाउंस आते हैं। उसके बाद है जी हमारा स्ट्रक्चर थ्री, जिसमें दूसरी कंडीशन आती है कि सब्जेक्ट है और उसके बाद सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, इसमें कोई एस और यस नहीं आता, और ये आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स हैं, उनके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो हमारी आती है। अब हम मूव करते हैं वन बाय वन एग्जांपल्स पर। जो स्ट्रक्चर वन है उसकी एग्जांपल्स, जिसमें हमने इज़ आर एम को देखा था, तो सबसे पहले इज़ वाली एग्जांपल्स देख लें। ही इज़ बिजी, शी इज़ अ नर्स, इट इज़ हॉट, सारा इज़ क्लेवर। तो ये वो वाले सब्जेक्ट्स हैं लाइक ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन, जिनके साथ जो है वो हमारा इज़ आता है, ये उनके साथ वर्ब आता है। तो ये हमारे स्ट्रक्चर वन का फर्स्ट केस है, जिसमें हमने देखा था कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या कर रहे होते हैं, हम इस जो है हेल्पिंग वर्ब, पॉजिटिव, अफर्मेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में हम इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद आते हैं जी नेक्स्ट केस पर, जिसमें हमने आई को डिस्कस किया था। आई सिर्फ एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसा केस है जिसमें हम स्ट्रक्चर वन में एम जो है वो यूज़ करते हैं। हमने देख लिया कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ इज़ लग गया, आई के साथ एम लग गया। अब हम अगले केस पर मूव करते हैं जिसमें वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स होंगे, जिनके साथ जो है वो आर लगता है। तो उसकी एग्जांपल्स आप देखें, यू आर टॉल, वी आर सैड, दे आर फुलिश एंड बॉयज़ आर इंटेलिजेंट। अब हम मूव करते हैं अपने स्ट्रक्चर टू की जो एग्जांपल्स हैं हम उनको देखेंगे, जिसमें हमने कहा था ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ
फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड एस आता है। तो ही लर्न्स द लेसन, शी ईट्स फूड, इट रेन्स इन समर, सारा वर्क्स इन अ फैक्ट्री। तो ये हमारे वही हो गई, 4 एग्जांपल्स हो गई। अब हम मूव करेंगे स्ट्रक्चर 3 की एग्जांपल्स पे, जिसमें हमने डिस्कस किया था आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स को। आई लर्न द लेसन, वी ईट फूड, यू लाइक हिम, दे लिव इन अ सिटी, बॉयज़ वॉक इन द पार्क। तो ये हमारे आ गए सारे के सारे सब्जेक्ट्स जिनमें हम एस और एस नहीं लगाते बल्कि जस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। अच्छा जी, अब आता है नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर 1 में तो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बस आपने जो है वो ऑब्जेक्ट और वर्ब से पहले यानी ऑक्सिलरी वर्ब से पहले नोट ऐड कर देना है, और जिनके साथ इज आता है, एम आता है, आर आता है, वो उसी तरह रहेगा। लेकिन जब हम मूव करते हैं स्ट्रक्चर 2 पर, तो हमने क्या करना होता है, हमने डज नॉट ऐड करना होता है सब्जेक्ट के बाद, और फॉर्म के साथ जो हम एस और एस इस स्ट्रक्चर में लगाते हैं उसको हमने रिमूव कर देना होता है। तो हमारा क्या बनेगा, ही, शीट और सिंगुलर नाउन के साथ हम डज नॉट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। स्ट्रक्चर 3 में क्या होता है, उसमें ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, तो हमने डज नहीं ऐड करना, हमने डू नॉट ऐड करना है। यानी उन सब सब्जेक्ट्स के साथ आई, वी, यू, दे और प्लूरल्स के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे और नेगेटिव के लिए डू नॉट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने डज नॉट और डू नॉट की डिस्टिंक्शन को भी समझना है। एग्जाम्पल देखते हैं पहले स्ट्रक्चर 1 की, जिसमें ही इज़ नॉट बिजी, शी इज़ नॉट अ नर्स, इट इज़ नॉट हॉट, सारा इज़ नॉट क्लेवर, आई एम नॉट हैप्पी। तो ये सारी क्या है, ये वो वाली जिसमें इज़ और एम लग रहा है, और अब हम देखते हैं जहाँ आर लग रहा है। You are not tall, you are not sad, they are not foolish and boys are not intelligent। तो ये क्या हो गई, ये हमारे स्ट्रक्चर 1 की नेगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स हो गई। अब हम मूव करते हैं जो हमारा स्ट्रक्चर 2 था उसकी एग्जांपल्स पर हम मूव करेंगे, जिसमें हमने देखा था डज नॉट लगता है फॉर्म के साथ, फिर वो ख़त्म हो जाता है एस और एस। उसके बाद he does not learn the lesson, she does not eat food, it does not rain in summer, Sarah does not work in a factory। तो ये क्या हो गई, ये हमारी स्ट्रक्चर 2 में जो हमारे 4 केसेस थे, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन वाले, उसमें हमने डज नॉट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो लगा ली। अब हम मूव करते हैं स्ट्रक्चर 3 की एग्जांपल्स पर। आई डू नॉट लर्न द लेसन, वी डू नॉट ईट फूड, यू डू नॉट लाइक हिम, दे डू नॉट लिव इन अ सिटी एंड बॉयज़ डू नॉट वॉक इन द पार्क। अब आता है जी हमारा इंट्रोगेटिव का जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, इसमें थोड़ी सी ये है कि आपने इज़, एम, आर जो है वो उनको स्टार्ट पे लिख देना है, देन सब्जेक्ट आएगा एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा। स्ट्रक्चर 2 में वही डज जो है वो स्टार्ट पर आ जाएगा, देन आपका सब्जेक्ट आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी एंड देन आपका ऑब्जेक्ट आएगा। स्ट्रक्चर 3 में क्या होगा कि आपका डू स्टार्ट में आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये हमारे तीनों स्ट्रक्चर हो गए इंट्रोगेटिव के। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। स्ट्रक्चर 1 में हमने इसको करना है, इज़ ही बिजी, इज़ शी अ नर्स, इज़ इट हॉट, इज़ सारा क्लेवर। एंड देन आती है एम की एग्जांपल, एम आई हैप्पी। तो ये वो स्ट्रक्चर 1 की आ गई जिनमें इज़ और एम लगता है। अब हम देखते हैं आर किस तरह से इसी तरह स्टार्ट पर आ जाएगा। आर यू टॉल, आर वी सैड, आर दे फुलिश, आर बॉयज़ इंटेलिजेंट। अब हम मूव करते हैं स्ट्रक्चर 2 की इंट्रोगेटिव एग्जांपल्स पर। डज ही लर्न द लेसन, डज शी ईट फूड, डज इट रेन इन समर, डज सारा वर्क इन अ फैक्ट्री। एंड देन आता है जी स्ट्रक्चर 2, do I learn the lesson, do we eat food, do you like him, do they live in a city and do boys walk in the park। तो ये हो गई। अब हमने जाना है WH फैमिली वाले वर्ड के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनकी तरफ। स्ट्रक्चर 1 में हम देखते हैं कि सिर्फ WH फैमिली वर्ड जो है वो नॉर्मल इंट्रोगेटिव से पहले आ जाएगा। इसी तरह स्ट्रक्चर 2 में भी जो WH फैमिली वर्ड जो है वो नॉर्मल जो इंट्रोगेटिव है यानी डज से जो स्टार्ट होता है उससे पहले आएगा। WH फैमिली वर्ड, देन डज, देन सब्जेक्ट एंड देन फर्स्ट फॉर्म।
इसी तरह स्ट्रक्चर 3 में WH फैमिली वर्ड, देन डू, देन सब्जेक्ट एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। WH फैमिली वर्ड क्या होते हैं? जैसे वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, ये सब WH फैमिली वर्ड्स होते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहले स्ट्रक्चर 1 की, वाई इज़ ही बिजी, वाई इज़ शी फुलिश, हाउ इज़ इट पॉसिबल, व्हेन इज़ सारा हैप्पी, हाउ एम आई हैप्पी। आपने देखा नॉर्मल जो हमारा इंट्रोगेटिव होता है उससे पहले हम जो है WH फैमिली वाला वर्ड अगर लगा देंगे तो हमारा ये वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो बन जाएगा। वाई आर यू सैड, व्हेन आर वी बिजी, हाउ आर दे फुलिश, व्हेन आर बॉयज़ इंटेलिजेंट। अब हम मूव करते हैं स्ट्रक्चर 2 पे, जिसमें हमने जो है वो डज यूज़ किया हुआ था। व्हेन डज ही लर्न द लेसन, वेयर डज शी ईट फूड, When does it rain in summer? Why does Sarah work in a factory? तो ये हमारा वो स्ट्रक्चर आ गया जिसमें हमने डज लगाया था। अब हम डू वाले पे चलते हैं। When do I learn the lesson? Where do we eat food? Why do you like him? Where do they live in a city? Why do boys walk in the park? अच्छा जी, ये तो हो गया इन सब का जो स्ट्रक्चर है उसकी एग्जांपल्स हैं। अब हम मूव करेंगे जो यूजेस हैं प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस के, वो कौन कौन से हैं। जो नॉर्मली हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड था उसमें बच्चों को ये कह दिया जाता था कि अगर आपका कोई उर्दू में सेंटेंस जो है वो ता है ती है पर ख़त्म होगा तो उसको आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है उसमें डील करना है। लेकिन जैसे आप जो है वो एडवांस इंग्लिश की तरफ मूव करते हैं या जो इसका मेथड है अंडरस्टैंड करने का वो ये है कि ये किस किस सिचुएशन में यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहली सिचुएशन क्या है कि जी रिपीटेड एक्शंस, वो एक्शंस जो बार बार अकर हो रहे होते हैं उनके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस को यूज़ करते हैं। तो रिपीटेड एक्शन में दो चीज़ें आती हैं, एक तो आपकी हैबिट्स होती हैं, दूसरी आपकी रूटीन्स होती हैं। हैबिट वो जो आपकी आदत होती है, रूटीन वो जो आपको रोज़ाना करना पड़ता है। अच्छा जी, रूटीन वो होती है जो आपको पसंद नहीं भी है लेकिन आपको डेली जो है वो आपका लाइफ स्टाइल है तो वो आपको करना पड़ता है। तो हैबिट क्या है जी? आई स्लीप अर्ली, मैं जल्दी सो जाता हूँ। रूटीन मेरी क्या है कि आई टेक टी इन द मॉर्निंग, कि मैं सुबह के वक्त जो है वो चाय पीता हूँ, यानी मेरा ब्रेकफास्ट होता है ये वाला। अच्छा जी, दूसरा जो हमारे पास है जी, टू टॉक अबाउट परमानेंट एक्शंस और थिंग्स स्टेइंग द सेम फॉर लॉन्ग। इसका क्या मतलब है? परमानेंट एक्शंस मतलब जो एज इट इज़ रहते हैं वो चेंज नहीं होते, जैसे द सनराइजेज इन द ईस्ट है। और थिंग्स स्टेइंग द सेम फॉर लॉन्ग यानी लंबे अरसे तक वो रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कहीं रहता है तो कि शी लिव्स इन लाहौर या आई लिव इन लाहौर, जिस तरह ये मैंने एग्जांपल लिखी है कि थिंग जो है वो रिमेनिंग द सेम फॉर लॉन्ग, तो आई लिव इन लाहौर, तो ये परमानेंट एक्शन भी हो सकते हैं और थिंग्स रिमेनिंग द सेम फॉर लॉन्ग भी हो सकता है। उसके बाद आता है थर्ड यूज़ जो कि है गिव इंफॉर्मेशन, यानी इन्फॉर्म करने के लिए हम जो है वो प्रेजेंट सिंपल या इनडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। सारा अनाउंसेस अ ट्रीट फॉर द होल क्लास, तो ये एक इन्फॉर्मेशन है जो कि सारा जो है वो एक ट्रीट के लिए अनाउंस करती है पूरी क्लास के लिए। उसके बाद है जी फोर्थ में क्या आता है? टू टॉक अबाउट फैक्ट्स एंड यूनिवर्सल ट्रूथ्स। यूनिवर्सल ट्रूथ्स जो पूरी दुनिया में ट्रू माने जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द सन राइजेस इन द ईस्ट, के सूरज मशरिक से निकलता है, इसको कोई झुटला नहीं सकता, ये हकीकत है। उसके बाद आता है जी फिफ्थ यूज़ जो कि है टू टॉक अबाउट थॉट्स, अपनी सोचों के बारे में जब आपने बात करनी है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करना है। आई थिंक यू नीड रेस्ट, यानी मैं सोचता हूँ कि आपको आराम की ज़रूरत है। और जब टू टॉक अबाउट फीलिंग्स, जब आपने फीलिंग्स, इमोशंस और जज्बात के बारे में बात करनी है तो भी आपने प्रेजेंट सिंपल या इनडेफिनिट टेंस यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी ये फीलिंग है कि आई लाइक क्रिकेट, मैं क्रिकेट को पसंद करता हूँ, तो ये क्या है? मैं ऐसा फील करता हूँ, तो ये भी मैं प्रेजेंट सिंपल या इनडेफिनिट टेंस से शो करूँगा।
टू टॉक अबाउट स्टेट्स, स्टेट्स क्या होती हैं? जो एज इट इज़ होती हैं, लाइक आई ओन अ ब्यूटीफुल हाउस। इसमें कोई फिजिकल एक्शन नहीं होता, बस ये अकर इसी तरह से इनका स्टेटस जो है वो होता है। बाद आता है जी टू टॉक अबाउट फ्यूचर इवेंट्स। अच्छा, फ्यूचर में होने वाले जो इवेंट्स होते हैं उसके लिए हम यूजुअली विल शैल का इस्तेमाल करते हैं, या इज़ गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसे फ्यूचर एक्शंस जिनका कोई टाइम टेबल हो कि जी एक फ़िक्स टाइम पर वो गाड़ी जाती है या एक फ़िक्स टाइम पर जो है मीटिंग होती है, तो उनके लिए हम विल शैल यूज़ नहीं करते बल्कि प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। द फॉर एग्ज़ाम्पल द ट्रेन लीव्स एट 10 PM टुमारो। अब टुमारो जो है वो फ्यूचर है, लेकिन उसके लिए हम विल शैल यूज़ नहीं करेंगे बल्कि क्या यूज़ करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट एरिया आता है कंडीशनल्स का। कंडीशनल्स क्या होते हैं? जिनमें एक एक्शन दूसरी कंडीशन पर डिपेंडेंट होता है, यानी अगर ये होगा तो वो होगा, अगर ये नहीं होगा तो वो होगा, या नहीं होगा तो वो भी नहीं होगा। इसमें दो जो कंडीशनल्स हैं, कंडीशनल 0 और कंडीशनल 1, इसमें प्रेजेंट सिंपल या इनडेफिनिट का रोल आता है। कंडीशनल 0 को अगर हम देखें, इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, यानी एक काम अगर होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो इसको हम कंडीशनल 0 कहते हैं। और इसमें दोनों क्लॉजेज में हम प्रेजेंट सिंपल जो टेंस है वो यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप हीट करते हैं आइस को तो वो पिघल जाती है। कंडीशनल 1 में क्या होता है? इसमें भी एक एक्शन जो होता है वो डिपेंडेंट होता है दूसरे पर, लेकिन यहाँ ऑटोमेटिकली नहीं वो एक्शन होता, पॉसिबिलिटी है कि वैसा हो सकता है या होगा। अगर हम ऊपर वाली कंडीशनल 0 वाली कंडीशन को देखते हैं तो उसमें क्या है कि वो ऐसा होना ही होना है। अगर एक काम हो गया तो दूसरा होना ही होना है, इसमें कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। बट जो कंडीशनल 1 है इसमें ऐसा नहीं है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर मेहनत करेंगे, लेकिन ज़्यादा प्रोबेबल है कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। उसके बाद आती हैं जी डेमोन्स्ट्रेशंस का क्या मतलब होता है? कुछ करके दिखाना, कोई तरीका बताना, कोई प्रैक्टिकली अमली तौर पर कुछ करके दिखाना या एक्सप्लेन करना कि एक जो काम है वो किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। तो डेमोन्स्ट्रेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट आई हीट द स्टोव। जिस तरह ये जो रेसिपीज़ का प्रोसेस बता रहे होते हैं कि पहले ये गरम करें, दैन इसमें इसके ऊपर पैन रखें, पैन में ऑयल डालें, ऑयल को गर्म करें, उसमें अनियंस वगैरह डालें, तो ये सारी डेमोन्स्ट्रेशंस ही होती हैं और इनको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही जो है वो लिखते हैं। उसके बाद आता है जी टू टॉक अबाउट मैच कमेंट्रीज़। कमेंट्रीज़ जितनी भी होती हैं, जैसे ये जो कमेंटेटर बोल रहा होता है ड्यूरिंग मैच, लाइक शाहिद पासिस द बॉल टू मिसबा एंड मिसबा कैचेस द बॉल, तो ये सारी कमेंट्रीज़ भी प्रेजेंट सिंपल या इनडेफिनिट टेंस में ही हो रही होती हैं डिस्क्राइब। उसके बाद आती हैं जी इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस का क्या मतलब होता है? हिदायत देना, यानी आप किसी को बताएं कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, गो स्ट्रेट एंड देन टर्न राइट, के सीधे चले जाए। जब फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी को रास्ता बता रहे हैं तो हम वहाँ पर भी प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, ऐसे ना करो, वैसे ना करो, ये कर लो, ये सारी इंस्ट्रक्शंस ही होती हैं। उसके बाद आती हैं स्टोरीज़। स्टोरीज़ में जब आप इवेंट्स बता रहे होते हैं कि ऐसे होता है वैसे होता है, तो भी आप प्रेजेंट सिंपल या इनडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द प्रिंस एंटर्स द पैलेस। प्रिंस जो है वो पैलेस में आता है एंड सिट्स ऑन द थ्रोन, और अपने तख्त पर बैठता है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट यूज़ ये है कि न्यूज़ हेडलाइंस, यानी जो भी कोई एक्टिविटी होती है वो होती पास्ट में है, लेकिन उसको प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस में हेडलाइन बनाकर लिखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, तालिबान लीडर सीक टू रीश्योर वर्ल्ड ऑन गर्ल्स एजुकेशन। अब ये एक्शन हुआ तो पास्ट में है, लेकिन जो हेडलाइंस हैं वो चूँकि अट्रैक्शन गेन करनी होती है न्यूज़पेपर ने, तो इसलिए वो उसको किस में लिखते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखते हैं, प्रोमिनेंट बनाने के लिए। अच्छा, ये हो गए प्रेजेंट सिंपल या इनडेफिनिट के यूजेस के कहाँ कहाँ जो है वो ये यूज़ होता है। अब हम देखते हैं कि जो एंडिंग्स होती हैं, जब हमने जिस केस में एस और एस ऐड करना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ,
तो ES कब ऐड करना है और S कब ऐड करना है। ये जो फैक्टर है ये काउंट किया जाता है स्पेलिंग रूल्स में। अब अगर हम देखें कि जो वर्ड्स एंड हो रहे होते हैं, वर्ब्स एंड हो रहे होते हैं S पर, Z पर, TCH पर, CH पर, SH पर, X पर, SS पर और वाउल O पर, टेक एज, आफ्टर, इनके बाद क्या लगता है ES लगता है। इनको जब हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म बनानी है तो इन एंडिंग्स के बाद हम S नहीं ऐड करते, ES ऐड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नीचे मैंने ये सारे केसेस जो है वो एक्सप्लेन किए हुए हैं, सारे यूजेस शो किए हुए हैं। अच्छा जी, कन्फेस है, S पर एंड हुआ है तो ES लगेगा, कन्फेसिस। बज़ है, Z पे ख़त्म हुआ है, बज़िस। वॉच है, TCH पे ख़त्म हुआ है, वॉचेस। टीच है, CH पे ख़त्म हुआ है तो टीचेस। फिक्स है, X पर ख़त्म हुआ है तो फिक्सेस। गो है, वाउल प्लस O है, G ग साउंड जो है वो और O जो है, वाउल O जो है, इसके बाद भी हम क्या यूज़ करते हैं, ES यूज़ करते हैं। ये तो हो गए ये दो सिनेरियोज़ कि हमने S कब यूज़ करना है और हमने ES कब यूज़ करना है। अब हम एक और चेंज की तरफ मूव करते हैं, Y का चेंज। अगर तो आपका वर्ब कंसोनेंट प्लस Y पर एंड होता है तो फिर आपका Y जो है वो IES में कन्वर्ट हो जाएगा। कंसोनेंट है फिर उसके बाद Y है तो आपने Y को हटाकर उसकी जगह पर IES ऐड करना है। अगर आपका वर्ड जो है या वर्ब जो है वो एंड होता है वाउल प्लस Y पर, जिस तरह से आप प्ले में देख रहे हैं ए साउंड जो है वो वाउल है और प्ले, तो उसके बाद आप क्या लगाएंगे, S लगाएंगे। अब आती हैं जी डिफरेंट ट्रांसलेशन। इन सब टेंसेस की जो ट्रांसलेशन है वो मैंने यहाँ पर शो की है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस की, ये स्ट्रक्चर 1 है, आप इसको देख सकते हैं जिसमें हमने इज़ यूज़ किया है। यहाँ पर हमने एम और आर यूज़ किया है और ये स्ट्रक्चर 1 की जो पॉजिटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल है जिसमें हम सब्जेक्ट उसके बाद या तो इज़ लगाते हैं या आर लगाते हैं और या एम लगाते हैं। उसके बाद ये फर्स्ट केस के नेगेटिव सेंटेंसेस हैं जिसमें हमने इस आर एम वाली कंडीशन को नोट लगाकर जो है वो प्रेजेंट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एम है, आर है और उसके बाद जो है हमने नोट ऐड किया है और देन हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट आ रहा है। उसके बाद आते हैं जी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव दो तरह का होता है, क्वेश्चन दो तरह के होते हैं। एक वो जो आपसे रिक्वायर करते हैं आंसर येस और नो की फॉर्म में और एक वो जो आपसे डिटेल्ड आंसर मांगते हैं। जो येस और नो की फॉर्म में डिमांड करते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और जो आपसे डिटेल्ड आंसर डिमांड करते हैं वो आपके WH फैमिली वर्ड यानी वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, इन सब से जो है वो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट हो रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखते हैं वाई एम आई सैड, तो यहाँ पर हमें कोई ना कोई रीज़न देनी है। तो इसी तरह जो डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं वो मूव करते हैं। अच्छा, इसके बाद इंडेफिनिट वाला यानी स्ट्रक्चर 2 है जिसमें लिव्स है, रीड्स है, रेन्स है, प्लेज है। उसके बाद वो वाला स्ट्रक्चर है जिसमें हम एस और ई एस ऐड नहीं करते, ईट, बाय, स्पीक, प्ले, वॉच, ये वाले स्ट्रक्चर हैं। और उसके बाद हम मूव करेंगे इसी जो स्ट्रक्चर है इसी की नेगेटिव सेंटेंसेस में। इसमें पहले फर्स्ट वाली कंडीशन है जिसमें डज नॉट लगता है, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हमारा डज नॉट लगता है और फॉर्म के साथ जो है वो एस और ई एस जो है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आता है जी हमें वो वाली कंडीशन जिसमें हमारे पास डू नॉट आता है और डू नॉट के बाद हमारे पास जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। और चूंकि डू नॉट वाली कंडीशन में ऑलरेडी एस और ई एस नहीं लगा होता तो इसलिए हम इसके साथ जो है वो एस और ई एस का इजाफा नहीं करते। अब आते हैं फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव जो स्टार्ट होते हैं डज के साथ, और डज जो है वो स्टार्ट में आ जाता है
और जो सब्जेक्ट है उसके बाद आता है, देन वर्ब आता है और उसके बाद जो है हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। वो फर्स्ट केस का था, ये दूसरे केस का है जिसमें हमारे पास डू लगता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है और उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट आता है। अब आते हैं जी दूसरी टाइप के जो इंट्रोगेटिव हैं उनकी तरफ, जिसमें हमारा पहले WH फैमिली वर्ड लगता है, देन हमारा डू या डज जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगता है। तो यहाँ पर ये WH फैमिली वर्ड, देन हमारा डज आ गया, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ गया, देन हमारा वर्ब आएगा एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद दूसरा केस है जिसमें WH फैमिली वर्ड लग रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो है डज नहीं आ रहा बल्कि डू आ रहा है। तो आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ जो है वो हमारे पास डू आएगा और इसका स्ट्रक्चर भी उसी तरह से होगा। एंड पर जो है ये मैंने आपके लिए एक एक्सरसाइज जो है वो की है, जिसमें आप जो है वो जो आपने पीछे सीखा है उसकी बेस पर इसको जो है वो कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आप इसके कमेंट्स में जो है वो भेज सकते हैं या आप इसको जो है वो अपने